देश में आज जिस मॉडल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है योगी मॉडल। यूपी में शांतिपूर्ण तरीके से लाउड स्पीकर का मामला सुलझाया जा रहा है। और इस बीच आपको एक ताजा जानकारी दे दें, यूपी में ताजा जानकारी मिलने तक 21,000 लाउड स्पीकर हटवाए जा चुके हैं, जबकि 41,500 जगहों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है। सीएम योगी की दूसरी पारी को अभी 1 महीना ही हुआ, लेकिन देखिए इस 1 महीने में ही कैसे कई मुद्दों पर देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है। यूपी में बाबा का विश्वास है। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है। एक्शन बिना भेदभाव है। अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं। सरकार बिल्कुल सख्त है और ये किसी एक वर्ग के लिए नहीं, सबके लिए ही। कानून का राज है। और विकास की तेज रफ्तार है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। नंबर 2 की अर्थव्यवस्था यूपी बन चुका है। लाउड स्पीकर पर लगाम, बुलडोजर की कार्रवाई और सांप्रदायिक एकता, योगी सरकार 2 में ये 3 मूलभूत स्तंभ हैं, जिनके आधार पर आज पूरे देश में योगी मॉडल की वाहवाही हो रही है। पूरे देश में लाउड स्पीकर को लेकर जब हंगामा मच रहा है, ऐसे में यूपी में बिना भेदभाव के लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। यूपी में अब तक 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं, जबकि 41,000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों पर स्पीकर की आवाज खुद कम कर ली गई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि इसमें सभी लोगों को कन्विंस करके, बातचीत करके, धर्म गुरुओं से इस संबंध में अपील कराने के बाद ये कार्रवाई की गई है और इसमें सबका सहयोग बहुत ही अभूतपूर्व प्राप्त हो रहा है। योगी सरकार में जिस तरह बिना बवाल के मामले पर कार्रवाई हो रही है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। अगर लाउड स्पीकर की आवाज जो है वो लाउड स्पीकर उतारे गए तो अच्छी बात है, आवाज कम की गई तभी अच्छी बात है। मंदिर परिसर है उसके बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए, इसका फॉलो हम लोगों ने किया है। और शुरू से भाई देखिए, संविधान सम्मत बात हो तो अच्छी बात। प्रदेश भर में जब धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं, तब सहारनपुर में एक हिंदू संगठन ने मंदिर पर लाउड स्पीकर लगाने की कोशिश की तो प्रशासन ने बिना किसी देरी के गिरफ्तार कर लिया। ये बता रहा था कि उसके द्वारा बिना अनुमति के लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जबकि इसमें निर्देश है, कड़े निर्देश है शासन के कि बिना अनुमति का कोई भी लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र कहीं भी न लगाया जाए। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए तत्काल उसको गिरफ्तार किया गया। शांतिपूर्ण तरीके से लाउड स्पीकर विवाद को सुलझाने का नतीजा है कि योगी मॉडल की आवाज महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए उद्धव ठाकरे पर भी तंज कसा। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी सीएम योगी की तारीफ करते हुए इशारों में राज्य सरकारों को सीख लेने की नसीहत दे डाली। योगी मॉडल का दूसरा सबसे बड़ा प्रचार बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हो रहा है। यूपी में गुंडे माफियाओं पर सीएम योगी का बुलडोजर ऐसा चला है कि बाकी राज्य भी इसी चाल पर निहाल हो गए। एमपी से गुजरात तक योगी का बुलडोजर मॉडल सुपरहिट हो चला है। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा देखने को मिली, लेकिन ये योगी सरकार की कानून व्यवस्था का मॉडल था, जिसने कहीं भी हिंसा की चिंगारी को भी मौका नहीं दिया। इस उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, अराजकता फैलती थी। आज उत्तर प्रदेश में सर्वत्र शांति है, सौहार्द है। अराजकता, गुंडागर्दी के लिए कोई जगह नहीं है।
अयोध्या में मस्जिद के सामने विवादित पर्चे फेंककर सांप्रदायिक हिंसा की साजिश करने वालों को गिरफ्तार करके उन पर एनएसए लगाने का फैसला किया गया है। कुल 7 अभियुक्तों को, जिसमें मुख्य अभियुक्त शामिल है, गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है महेश मिश्रा, प्रत्यूष, नितिन, दीपक गौड़ उर्फ गुंजन, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति और विमल पांडे। मतलब साफ है कि चाहे कोई भी हो, कानून से खिलवाड़ की किसी को मंजूरी योगी राज में नहीं मिलने वाली। योगी सरकार में लोगों के विश्वास को बताने वाली ये तस्वीरें रामपुर की हैं। जब कई जगहों पर जुलूस को हिंसा की नजर लगी, वहीं रामपुर में परसों शोभा यात्रा के दौरान फूल बरसाए जा रहे थे। सबको एक नजर से देखना और कानून की नजर में सबकी बराबरी वाला योगी सरकार का मॉडल देश भर में मशहूर हो रहा है। इस मुद्दे पर जो राय शुमारी की गई, उसके नतीजे भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लाउड स्पीकर पर योगी मॉडल कैसा लगा? सी वोटर के हवाले से जो ये सर्वे किया गया, देखिए जवाब क्या मिला। 63% लोग अच्छा कह रहे हैं, जबकि खराब कहने वाले 22% लोग हैं, जबकि 15% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पता नहीं में अपना जवाब दिया। यूपी में सीएम योगी अपने दूसरे कार्यकाल में फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और देश में योगी मॉडल की चर्चा जोरों पर है। लोगों की माने तो योगी मतलब सुशासन का योग। तो चलिए जानते हैं कैसे योगी मॉडल से यूपी 2024 के जीत की तैयारी हो रही है। जनता दरबार के जरिए सीएम योगी जहां लोगों की समस्या सुलझा रहे हैं, वहीं अपने मंत्रियों को भी सुशासन का पाठ पढ़ा रहे हैं। सीएम योगी ने मंत्रियों के लिए गाइडलाइंस तय की है, जिसके तहत सोने और चांदी के मुकुट नहीं लेने को कहा है, 5,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट नहीं लेने को कहा है। इससे महंगा तोहफा मिलेगा तो वो राज्य की संपत्ति हो जाएगा। महंगा तोहफा रखना चाहेंगे तो 5,000 घटाकर वास्तविक मूल्य खजाने में देना होगा। सीएम की ओर से मंत्रियों को बताया गया है कि किसी भी संगठन से पुरस्कार लेने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करें। संस्था ठीक है तो पुरस्कार ले सकते हैं, लेकिन नकद धनराशि नहीं ली जानी चाहिए। पुरस्कार देने वाली संस्था विदेशी है तो सरकार से अनुमति लेनी होगी। मुख्यमंत्री का ये आदेश मौखिक नहीं है, बल्कि लिखित तौर पर भी दिया गया है। सरकार पर कोई अंगुली ना उठाए, इसके लिए सीएम योगी अपने मंत्रियों को रोज इसी तरह सुशासन का नया मंत्र दे रहे हैं। 2 दिन पहले ही योगी ने मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मंत्रियों को संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने को कहा था। 3 महीने तक का समय दिया गया है। अभी पिछले दिनों तक एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जिसमें राज्य के मंत्री संजय निषाद, जो कि सहयोगी दल निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, उनके विभाग की बैठकों में सांसद बेटे परवीन निषाद दिखे थे। इस तस्वीर को लेकर विवाद खड़ा हुआ। अब सीएम ने मंत्रियों को इसके लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। मंत्रियों से कहा है कि सरकारी काम में परिवार के सदस्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। 18 सीनियर मंत्रियों को 18 मंडलों की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रियों को औचक निरीक्षण करने, दलित बस्तियों में सहभोज का कार्यक्रम करने, रात्रि विश्राम जिला मुख्यालय में करने और होटल की जगह गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में रुकने को कहा गया है। जो मंत्री दूसरे राज्य या देश के दौरे पर जाएंगे, उन्हें वापस आकर मंत्रिपरिषद के सामने अपना अनुभव पेश करना होगा। मंत्रियों से कहा गया है कि वो सोमवार और मंगलवार को अनिवार्य रूप से लखनऊ में रहें और शुक्रवार से रविवार तक अपने क्षेत्र और प्रभार वाले जिलों में रहने का कार्यक्रम बनाएं। नेताओं के साथ साथ सीएम योगी ने अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी है। बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों के साथ मीटिंग की। ये तस्वीरें उसी मीटिंग की हैं। इस मीटिंग में योगी ने सरकारी काम से दलालों को दूर रखने का निर्देश दिया। योगी ने इस मीटिंग में सरकारी कर्मचारियों को तय समय पर दफ्तर आने और समय से दफ्तर खोलने के सख्त निर्देश दिए हैं। योगी ने इस मीटिंग में अफसरों से कहा है, जो जनप्रतिनिधियों की सलाह को गंभीरता से ले, उसका फौरन निपटारा करें। दागी व्यक्तियों को थाने का प्रभारी न बनाया जाए। हर जिले में बड़े माफिया की लिस्ट तैयार करें। हर महीने थाने में टॉप 10 अधिकारियों की सूची लगाएं। योगी ने इस मीटिंग में थाना दिवस, ब्लॉक दिवस और तहसील दिवस का आयोजन करने को भी कहा है। मतलब
तय दिनों पर जनता की समस्या का निपटारा इन जगहों पर किया जाएगा। अफसरों को उस दिन तय जगह पर मौजूद रहना होगा। जैसे योगी जनता दर्शन के जरिए लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, वैसा ही काम मंत्रियों और जिला, तहसील, प्रखंड और थाना लेवल पर भी करने को कहा गया है। अगली खबर, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं। आज रवि राणा का जन्मदिन है और पहली बार अपने बर्थडे पर रवि राणा जेल में हैं। जेल में बंद नवनीत राणा पर जमकर राजनीति हो रही है तो उनकी जाति पर भी विवाद हो रहा है। जेल, जन्मदिन और जाति पर सियासी जोर आजमाइश का पूरा विश्लेषण देखिए। जिस हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में हैं, अब उनकी रिहाई के लिए भी उसी हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। जेल से रिहाई के लिए एक तरफ जहां भक्ति भाव है तो वहीं दूसरी तरफ भावात्मक पहलू भी है। I wish you very happy birthday, Papa. I love you, Papa. ये नवनीत राणा और रवि राणा की 10 साल की बेटी आरूही हैं। आज पिता का जन्मदिन है। पहली बार जन्मदिन पर पिता जेल में हैं, तो आरूही भी उनकी रिहाई की गुहार लगा रही है। तो यहाँ पे क्यों प्रेयर कर रही है, क्या तेरा उद्देश्य है? मेरी मम्मी जल्दी छूट जाए, मेरे पापा जल्दी छूट जाए, इसलिए मैं प्रेयर कर रही हूँ गॉड से कि जल्दी वो छूट जाए। जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति के लिए अमरावती में घर पर आरती और सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। कल सेशन कोर्ट में नवनीत राणा की जमानत पर सुनवाई होनी है। नवनीत राणा खुद सलाखों के पीछे हैं, लेकिन बाहर उनको लेकर फुल सियासत जारी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने नवनीत राणा पर फर्जी दस्तावेज दिखाकर जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप लगाया। संजय राउत बार बार नवनीत राणा को मोहरा बताकर माहौल बिगाड़ने की साजिश बता रहे हैं। ये नवनीत राणा तो एक प्यादा है, उसके पीछे और कुछ लोग हैं। आपको मालूम है, नवनीत राणा जैसे लोग प्यादे होते हैं और ये सब जो चल रहा है ना, उसके पीछे सब मुंबई में दंगे भड़काना, मुंबई में पूरा एक बार माफिया राज करना, ये भी उसके पीछे यही कनेक्शन है। ये सब लोग प्यादे हैं। जाली जाति प्रमाण पत्र से पहले संजय राउत नवनीत राणा पर डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़ावाला से 80 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगा चुके हैं, जिसके जवाब में बीजेपी की तरफ से भी लकड़ावाला की पवार समेत कई नेताओं के साथ तस्वीर जारी की गई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पाटिल नवनीत राणा के लकड़ावाला कनेक्शन की जांच की बात कह रहे हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है जो मुंबई की, वो कहीं ना कहीं जांच करेगी जो यूसुफ लकड़वाला और नवनीत कौर राणा के संबंध जिस तरह से पैसे को लेकर जरूर जांच करेंगे। कि सरकार में सत्ता में वो बैठे, एक महिला सांसद से इतना डरते क्यों हैं? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके पास है, बोल के क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करके दिखाए, जो बोलते हैं उसको कागज पर उतार के दिखाए या जनता की माफी मांगे। इस बीच सांसद नवनीत राणा ने मुंबई के सेशंस कोर्ट में अर्जी दी है कि उन्हें जेल में घर का खाना मिले। 14 दिनों की जेल काट रही नवनीत राणा की जमानत याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है, जहां मुंबई पुलिस की ओर से विस्तार में जवाब दायर किया जाना है। नवनीत राणा की जमानत पर कल भी फैसला हो, लेकिन नवनीत राणा के बहाने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा फिर से चढ़ जरूर गया है। नाम में क्या रखा है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में तो नाम वाली राजनीति के चर्चे गर्म हैं। कल बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता दिल्ली के मोहम्मदपुर गांव पहुंचे थे, जहां गांव वालों ने पार्षद के साथ मिलकर गांव का नाम माधवपुरम कर दिया है। इसके साथ ही खबर आई कि बीजेपी 40 गांव के मुगल कालीन नामों को बदलने की तैयारी में है। नाम क्या तय किए गए हैं, जरा वो अब आप देखिए। दिल्ली की जो ये नाम पॉलिटिक्स है, उसमें आप देखिए किस तरीके से नाम बदलने की बात कही जा रही है। गांव के नाम बदलने की तैयारी, कैप्टन विक्रम बत्रा ग्राम,
इसके अलावा मोहन चंद्र शर्मा ग्राम, लता मंगेशकर ग्राम, इस तरीके से कुछ गांव के नाम रखने की बात कही जा रही है। दिल्ली में दिग्गजों के नाम पर गांव के नाम हो, इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। इसके पीछे मोहम्मद रफी गांव, अंकित शर्मा ग्राम, अटल ग्राम, इस तरीके के नाम दिए जाएं, इस तरह की बात रखी जा रही है। इसके अलावा मिल्खा सिंह के नाम पर भी गांव के नामकरण की बात है। इसके अलावा रतन लाल ग्राम, मंगल पांडे ग्राम, आप देख रहे हैं किस तरीके से नए नए नाम, ये देश के जो तमाम बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी शख्सियतें हुई, यशपाल शर्मा से लेकर वाल्मीकि ग्राम और संत रविदास ग्राम तक की बात कही जा रही है कि इन महापुरुषों के नाम पर कुछ गांव के नाम रखे जाएं। परशुराम ग्राम हो, लक्ष्मीबाई ग्राम हो, इसके अलावा अशफाकुल्ला ग्राम नाम देने की बात भी कही गई है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम एक एक करके जो नाम सामने आ रहे हैं, यानी कुछ बड़े लोगों के नाम पर, जो मशहूर लोग हुए उनके नाम पर दिल्ली के कुछ गांव के नाम का नामकरण किया जाए। तो खास शो 2024 तैयारी शुरू जारी है। आगे बात पेट्रोल पर सियासी पारा आखिर क्यों हुआ हाई। आप देख रहे हैं 2024 तैयारी शुरू। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीएम नीतीश के दिए इफ्तार में पहुंचे हैं तेजस्वी। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से ना देखें। तो नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में पहुंचे तेजस्वी यादव। इसके पहले राबड़ी देवी की तरफ से जिस इफ्तार का आयोजन किया गया था उसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे। शुक्रवार को तेजस्वी के घर इफ्तार में पहुंचे थे नीतीश कुमार और आज नीतीश के घर पहुंचे हैं तेजस्वी। तेज प्रताप भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुछ बात बनेगी तेजस्वी, कुछ बात बनेगी। एबीपी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। किया है नीतीश जी के इफ्तार को, कुछ बात बनेगी तेजस्वी, कुछ बात बनेगी। आज तेजस्वी जी भी आ गए आपके यहाँ से। भारत का तकदीर है, नीतीश कुमार जिंदाबाद। किया है नीतीश जी के इफ्तार को, कुछ बात बनेगी तेजस्वी, कुछ बात बनेगी। और आइए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक शुक्रवार की तस्वीर है और आज की तस्वीर है। लगभग एक सी तस्वीर, जगह अलग अलग। शुक्रवार को तेजस्वी के घर नीतीश कुमार पहुंचे थे, आज नीतीश के घर पहुंचे तेजस्वी। सवाल यही कि क्या ये इफ्तार जो है इसके बहाने किसी तरह की कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है। शुक्रवार को जब तेजस्वी के घर नीतीश कुमार पहुंचे थे उस दौरान भी चर्चाएं गर्म थी, तमाम तरह के कयास लगाए जाने लगे थे। और आज की जो ये तस्वीर है ये भी बहुत कुछ कहती है। हालांकि तेजस्वी कह रहे हैं कि इसे राजनीति की निगाह से ना देखें। तेजस्वी, तेज प्रताप दोनों साथ साथ नजर आए, ये देख सकते हैं एबीपी न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और पुरानी एक तस्वीर यानी शुक्रवार की तस्वीर भी आपके सामने, जब तेजस्वी के घर नीतीश कुमार पहुंचे थे। और आज की जो तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से जिस पार्टी का आयोजन किया गया था उसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से शिरकत करने के लिए तेजस्वी भी पहुंचे हैं। तो इफ्तार पार्टी में तेजस्वी, तेज प्रताप दोनों साथ साथ पहुंचे। हालांकि पत्रकारों ने बहुत उनसे सवाल पूछा कि क्या कोई बात बनेगी, क्या इसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए, लेकिन तेजस्वी चुप ही नजर आए और नीतीश कुमार भी सिर्फ मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में है। बीजेपी अभी से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और विकास के नारे पर वोटरों को लामबंद कर रही है। इसी एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने असम में शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। साथ ही अमृत सरोवर की आधारशिला रखकर 2024 के लिए चुनावी बिगुल भी बजा दिया है। असम दौरे पर पीएम कुछ अलग अंदाज में दिखे। सुरक्षा घेरा छोड़कर पीएम सीधे लोगों के बीच पहुंच गए, हाथ मिलाया, लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया और फिर मंच पर पहुंचे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने असम की पारंपरिक टोपी और सदरी भेंट की।
भेंट की जा रही है कार्बी परंपरागत जैकेट चॉय। शिलान्यास करें। पीएम मोदी ने मंच से शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। 2024 में जीत की आस के साथ पूर्वोत्तर के विकास के लिए पिटारा खोल दिया। डिब्रूगढ़ में 7 कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन किया। बता दें कि पहले चरण में 10 अस्पताल बनने थे, जिसमें 7 बनकर तैयार हैं। 3 अस्पतालों का काम चल रहा है। इसके साथ ही दूसरे चरण के 7 अस्पतालों की नींव रखी। असम में अमृत सरोवर परियोजना की आधारशिला रखी। असम में पेयजल की आपूर्ति के लिए करीब 2600 अमृत सरोवरों का निर्माण होगा। साथ ही 500 करोड़ की विकास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके साथ ही सपने और विकास को नया आयाम देने के नाम पर वोटरों को एकजुट होने की अपील भी की। सपनों को पूरा करने के लिए आपके सपने हम सबके संकल्प बने और आप और हम मिलकर के हर संकल्प को सिद्ध करके रहे। इस काम के लिए हम भी जुटे हैं, आप भी जुटे हैं, मिलकर के जुटे हैं और जुट करके जीत भी पाने वाले हैं। डिब्रूगढ़ में पीएम मोदी जब कैंसर अस्पतालों का उद्घाटन करने पहुंचे थे, तो इस मौके को और खास बनाने के लिए देश के प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा को भी मंच पर बुलाया गया था। पीएम मोदी और रतन टाटा ने एक साथ बटन दबाकर कैंसर के 7 अस्पताल भेंट किए। रतन टाटा ने कहा, मैं अपने जीवन के आखिरी साल लोगों की सहायता में गुजारना चाहता हूँ। I dedicate my last years to help make Assam a state that recognizes and is recognized by all. पूर्वोत्तर में बीजेपी को असम से बड़ी आस है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 में 7 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। इसीलिए पीएम मोदी ने असम के विकास के दांव से 2024 के चुनाव पर निशाना लगाया है। और आइए आपको कर्नाटक लिए चलते हैं। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में हिजाब हलाल पर पहले ही बवाल हो चुका है। अब हिंदी पर हंगामा खड़ा हो गया। भाषा को लेकर कन्नड़ सुपरस्टार किच्चा सुदीप और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार अजय देवगन में विवाद हुआ, तो इस पर सियासी रोटियां सेकने का काम भी शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर विवाद में कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया भी कूद पड़े और इसके साथ ही कर्नाटक की सड़कों पर इस भाषा विवाद को लेकर सियासत शुरू हो गई। दरअसल एक इंटरव्यू में कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने बयान दिया, हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं रह गई। बॉलीवुड अब तमिल, तेलुगु फिल्मों का रीमेक बना रहा है। इसके बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि आज हम जो फिल्में बना रहे हैं वो दुनिया भर में देखी जा रही है। किच्चा सुदीप के इस बयान पर अजय देवगन ने प्रतिक्रिया दी और एक नया विवाद शुरू हो गया। अजय देवगन ने लिखा, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके मुताबिक हिंदी अगर मेरी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी भाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज क्यों करते हैं? हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्रीय भाषा थी और रहेगी। जन गण मन। सुदीप और अजय देवगन अपने बयान को लेकर एक दूसरे को सफाई दे ही रहे थे कि पूर्व सीएम सिद्धारमैया भी इसमें कूद पड़े। सिद्धारमैया ने लिखा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और न कभी होगी। हमारे देश में भाषा की विविधता का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। हर भाषा का अपना समृद्ध इतिहास है और जिस पर लोगों को गर्व है। मुझे कन्नड़ होने पर गर्व है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वी बोम्मई भी सुदीप किच्चा के समर्थन में खड़े हो गए। ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾಷಾವಾರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಅದೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುನೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, सुदीप और ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। हिंदी को लेकर हंगामे पर हो रही इस सियासत को अगले साल के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में इससे पहले भी कन्नड़ बनाम बाहरी के मुद्दे पर राजनीति होती रही है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश के दिए इफ्तार में पहुंचे तेजस्वी। हालांकि उन्होंने कहा कि इसे राजनीति की निगाह से ना देखें।
वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, तब तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों नीतीश कुमार के घर इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार भी वहां पर मौजूद थे। आइए सीधे मैं आपको प्रकाश के पास ही ले चलता हूं। उनके पास हम चलेंगे, प्रकाश से जानेंगे आखिर इसके क्या मायने मतलब हैं। दरअसल तेजस्वी के घर नीतीश पहुंचे थे, नीतीश के घर तेजस्वी। सवाल ये, जो मेल मुलाकात है, क्या इसका कुछ खास अर्थ निकाला जाए? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, आप भी वहां पर मौजूद थे। आप लोगों ने बहुत सवाल पूछने की वहां पर कोशिश की, हालांकि कुछ जवाब मिला नहीं। क्या अर्थ निकाला जाए इसका? देखिए अखिलेश, ये हज भवन है जहां पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो पार्टी जेडीयू है उसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से ये दावते इफ्तार रखा गया है। और इसमें कुछ देर पहले तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों भाई एक साथ पहुंचे हैं। और इसके पहले खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ मौजूद थे। जो रोजेदार हैं उनके लिए यहाँ पर लगभग आधे घंटे पहले ही वो यहाँ पहुंच चुके थे। और बाद में अंतिम समय में तेजस्वी खुद यहाँ पहुंचे। हमने उनसे पूछा कि क्या ये जो मेल मिलाप हो रहा है इसका दूरगामी परिणाम होगा, तो उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से नहीं जोड़ा जाए, राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाए। ये कहने की बात होती है, लेकिन ये साफ है कि इसके पहले तेजस्वी यादव राबड़ी देवी ने इफ्तार में न्योता दिया था, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचकर खुद पैदल पहुंचे थे उनके घर पर। और वहां पर आपने देखा था कि किस तरह का माहौल था, किस तरह की स्थिति थी। और अब क्या है, तो वहां पर जो देखने को माहौल भी आता, ठीक उसी तरह से यहाँ अगर आप देखेंगे जो तस्वीरें हैं, नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनके बगल में जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं एक तरफ में, और उनके बगल में उनके भाई तेज प्रताप, तेजस्वी के भाई, वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ में तेजस्वी यादव हैं, डिप्टी सीएम हैं और तमाम और बाकी नेता हैं। तो ये जो तस्वीर है, ये जबरदस्त तस्वीर है। और इस तस्वीर के कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। आने वाले दिनों में राजनीति देखना पड़ेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो तलखी है उसका भी ये देखने को मिल रहा है। कई लोग राजनीतिक तौर पे जो काफी विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कहीं दबाव की राजनीति तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ दिन आज तेजस्वी जी भी आ गए आपके यहाँ। शायद प्रकाश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। और ये तस्वीरें वाकई में बहुत कुछ कहती हैं। इसके क्या मायने मतलब हैं, आने वाले दिनों में क्या इसका कुछ खास अर्थ निकलेगा, ये तमाम तरह के जो सवाल हैं अभी भी बरकरार हैं। कुछ बात बनेगी तेजस्वी? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फौरन लौटते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। उन्होंने की और इस पर सियासी घमासान तेज हो गया। इसी को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर्स ने जनता से सवाल पूछा था। इस राजशुमारी में सवाल यह था कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं होने का जिम्मेदार कौन है। और देखिए लोगों के जो जवाब हमें मिले हैं। केंद्र सरकार ऐसा 34% लोग कह रहे हैं, राज्य सरकार कहने वाले 29% लोग हैं, जबकि दोनों कहने वाले 37% लोग हैं। तो 2024 तैयारी शुरू में आज के लिए बस इतना ही। 7 बजे शोभना यादव के साथ जरूर देखिएगा भारत की बात। लेकिन आगे फटाफट खबरें देखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।